नमस्कार साथियों, शिक्षा शास्त्र की एक और क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है निकेत। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। शिक्षा शास्त्र विषय से जुड़े हैं तो यार हर हाल में शेयर, सब्सक्राइब करें क्योंकि पर्टिकुलर वीडियोस तो आप लोगों के लिए ही होती हैं। बाकी अदर लोगों को अगर हेल्प मिल जाती है तो इसको और भी ज्यादा शेयर, सब्सक्राइब करें। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो डिस्कशन किया था, 2 थ्योरियां हम लोगों ने रिकैप कर लेते हैं। तो एक हम लोगों ने पढ़ा था तरल ठोस सिद्धांत बुद्धि का, यानी फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज्ड थ्योरी। और जो दूसरा सिद्धांत हम लोगों ने पढ़ा था वो था बहुबुद्धि, और ये थ्योरी दी थी गार्डनर ने, जिनका पूरा नाम होवर्ड गार्डनर है। अब इन दोनों थ्योरी में क्या था, अगर एक शॉर्ट में बता दें तो तरल ठोस नियरली इंस्पायर्ड था या तो स्पीयरमैन की थ्योरी 2 फैक्टर से कह लीजिए, या जो नेचर नेचर कंट्रोवर्सी में कि एक चीज एलिमेंट आपको यह कह रहा है कि जो चीजें जरूरी हैं वो हेरिडिटी के थ्रू मिल रही हैं, और एक चीजें जो आपको मिल रही है किससे, एनवायरमेंट से मिल रही हैं। और वहीं पे बहुबुद्धि का जो कॉन्सेप्ट था, तो उन्होंने जैसे कि प्राइमरी थर्स्टन ने 6 प्राथमिक योग्यताओं को बताया था, तो उसी तरह इन्होंने भी कुछ स्वतंत्र कारकों को माना और उनकी संख्या उन्होंने 7 बताई थी शुरुआती थ्योरी में, और नियरली फिर 1998 और 99 में जब इनकी थ्योरी में संशोधन होता है या इन्होंने कुछ रिसर्च किया और चीजें पाई, तो 3 टाइप की इंटेलिजेंसी उन्होंने अपने में और जोड़ी, जिसमें से स्पिरिचुअल और नेचुरलिज्म एंड एग्जिस्टेंलिज्म, यानी प्राकृतिक बुद्धि, आध्यात्मिक बुद्धि और अस्तित्ववादी बुद्धि को जोड़ा। तो उसी सीरीज को हम लोग आज कंटिन्यू करते हैं, और जो आज की थ्योरी होने वाली है काफी इंपॉर्टेंट है, और सिर्फ एक ही थ्योरी पढ़ाऊंगा क्योंकि वो डिटेल में है और थोड़ी बड़ी थ्योरी है। तो जो आज की थ्योरी होने वाली है वो है जेपी गिलफोर्ड की, हम लोग बोलते हैं गिलफोर्ड की त्रिविमीय सिद्धांत। इसको हम लोग बोलते हैं त्रिविमीय सिद्धांत, या कई जगहों पे शॉर्ट में एसआई मॉडल बोला जाता है। इसको स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस थ्योरी भी बोला जाता है। अब इसे त्रिविमीय क्यों बोला जाता है, पहले वो क्लियर कर देते हैं, उसके बाद बताते हैं। तो गिलफोर्ड का मानना था कि जितने भी अभी तक जितने भी थ्योरी थी इंटेलिजेंस की, चाहे 1 फैक्टर हो, 2 फैक्टर हो, ठीक है, मल्टीपल हो, तरल ठोस हो गया, जितनी भी टाइप्स थी, उन्होंने इन सारी चीजों को नकार के थोड़ा आगे बढ़ा। इनका कि इन सारी चीजों को 3 डायमेंशन में, 3 भागों में हम बांट सकते हैं। जितनी भी चीज थी इन्होंने इनको 3 भागों में बांटा, जिसमें पहला भाग था कंटेंट, इसको बोलते हैं सामग्री, या आप कह लीजिए विषय वस्तु बोल लीजिए। दूसरी चीज भागा था इन्होंने ऑपरेशन, यानी संक्रिया, या इसको आप प्रोसेस भी कह सकते हैं। और लास्ट में बांटा था प्रोडक्ट, और इसको बोलते हैं उत्पाद। अब अगर इस थ्योरी को एक सिंपल वे में अगर मैं समराइज करूं, ये थ्योरी कहना क्या चाहती है, तो ये थ्योरी ये कह रही है कि कोई भी चीज, 3 चीजें देखो यहाँ पे लिखी है, तो आप एक पर्सन है, आपके अंदर इंटेलिजेंसी है, तो कोई कंटेंट होगा जो आपके सामने आएगा, कुछ आएगा, उसके देख के आपको कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग होगी, रिएक्शन करेंगे, कोई संक्रिया होगी, और उसके बाद उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा। या इसको कह दूं, बीए के बच्चे अभी टेक्नोलॉजी तो नहीं पढ़ेंगे, बट जो बच्चे अदर देखते हैं, खासकर जैसे बीएड हो गया, एम एजुकेशन या एमएड वाले, तो अगर आप लोग इस चीज थ्योरी को ध्यान दोगे तो देखो ये 3 चीज से मिलता जुलता मिलेगा। इनपुट, आप इसको यहां जोड़ सकते हो, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। जब आप टेक्नोलॉजी पढ़ते हो तो वहां पे एक चीज थ्योरी मिलती है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट करके। या आप मापन मूल्यांकन भी पढ़ते हो तो एक थ्योरी है जो आईपी करके है, इवन मेजरमेंट में भी यूज किया जाता है। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का ये प्रॉपर चैप्टर भी है। तो सामग्री क्या है, आपका इनपुट है, इनपुट हुआ। फिर प्रोसेसिंग में क्या होता है कि आप कोई चीज काम कमांड देते हैं तो वो चीज होती है, जैसे आप प्रिंटिंग करना चाह रहे हैं तो इनपुट आपने क्या किया, एक पेपर डाला और एक उस पे रखा जिसका आपको जीरोक्स चाहिए, तो ये आपका इनपुट हुआ।
फिर आपने बटन प्रेस किया, आपने कमांड दे दिया, ये क्या हुआ, प्रोसेस हुआ, और उसके बाद रिजल्ट निकला, वो क्या हुआ, आउटपुट हुआ। सेम ये थ्योरी है, पता नहीं लोगों का ध्यान कैसे नहीं जाता। आप लोग कंपैरिजन करके जरूर स्टडी करिए, खासकर वो बच्चे जो नेट की तैयारी कर रहे हैं। ग्रेजुएशन के बच्चे या एकेडमिक दे रहे हैं तो उनको इतना इन चीजों पे ध्यान ना भी देंगे तो चलेगा, लेकिन जितने भी बच्चे जो कम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हैं, खासकर नेट एजुकेशन के फील्ड के हैं, तो थ्योरियों को इसी तरह, जैसे यहाँ पे मैंने मैचअप कराया है, लास्ट क्लास में भी मैंने एक मैचअप कराया था, तो वो तो साइकोलॉजी का ही कॉन्सेप्ट था। लेकिन आज देखो, ये साइकोलॉजी कॉन्सेप्ट है और ये टेक्नोलॉजी का कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल मैच हो रहा है एग्जैक्ट। तो यही इनकी थ्योरी है। अब इन्हीं तीन चीजों को इन्होंने एक डायग्राम बनाया था, मैं थोड़ा सा डायग्राम बना के फिर इनके जो एलिमेंट्स हैं इनको एक्सप्लेन करता हूं कि ये है क्या, एक्चुअल में एसआई मॉडल है क्या। तो जो डायग्राम था इन्होंने कुछ ऐसे बनाया, ठीक। अब ये त्रिविमीय हो गया है, एक्चुअली थ्री डायमेंशन है ना। अब इसी में क्या किया, एक इधर वाले पूरे हिस्से को ऐसे आप मान लो पूरा लाइनिंग करके भर दो, समझने के लिए ऐसे लाइनिंग कर दिया, और एक लाइनिंग हम कर देते हैं इस तरह से, ठीक, लाइनिंग कर दी। अब एक को आपने यहाँ पे नाम दे दिया, मैंने जैसे यहाँ पे बताया था कंटेंट, एक को हमने नाम दे दिया ऑपरेशन, और एक को हमने इस डायमेंशन को नाम दे दिया प्रोडक्ट। अब यही जो एलिमेंट है ये तीनों, पहला हमारा कौन है, कंटेंट, दूसरा ऑपरेशन, तीसरा प्रोडक्ट। अब इन्हीं के इन्होंने कुछ पार्ट्स बताए जिनके आधार पे ये थ्योरी जो आती है, जिसमें पूछा जाता है एग्जाम में। शुरुआती समय में जब ये थ्योरी आई थी तो 4 गुणित 5 गुणित 6 का कॉन्सेप्ट नहीं, 5 का ही लेके चलती थी, सॉरी 6 होगा, मैं ही भूल रहा हूं। तो अब इसमें कुल जो एलिमेंट आते थे 120 आते थे, फिर यहाँ पे भी एक एलिमेंट बढ़ गया तो ये हो गया 150, और लेटेस्ट में यहाँ पे भी 6 6 5 हो गया है, तो कुल जो एलिमेंट आते हैं नेट के एग्जाम में वो 180 भी ऑप्शन होता है, लेकिन वो ऑप्शन वाइज होता है। अगर इन केस जैसे दे दिया 120 140 160 180, तब आप 180 मारेंगे ऑप्शन सही, और इनकेस 150 है तो 150, क्योंकि अभी तक 150 को तो प्रॉपर मान्यता है। अब आते हैं इनके एलिमेंट्स को एक्सप्लेन करते हैं, जो एक एक एलिमेंट्स हैं वो क्या होते हैं। पहले मैं उनके नाम लिख देता हूं सभी के, फिर उनको एक्सप्लेन करता हूं। अब जैसे हम कंटेंट की बात करते हैं, तो कंटेंट में कितनी चीजें आ जाएंगी, चलिए। तो कंटेंट का देखिए, इसको शार्ट में एक और चीज में समझा दे रहा हूँ। कंटेंट का मतलब क्या है कि इंफॉर्मेशन, क्योंकि प्रोसेसिंग जब होगी तो यहाँ पे कंटेंट का मतलब ये है कि आपका इंफॉर्मेशन किस रूप में आपको मिल रहा है। कंटेंट का मतलब यहाँ पे वही होता है। तो जैसे आपकी इंफॉर्मेशन किस रूप में है, विजुअल फॉर्म में है कि आप देख सकते हैं, ठीक है। जैसे ये क्लास चलेगी तो ये विजुअल हो गया, ठीक। तो विजुअल फॉर्म में, या कोई आप नोट्स पढ़ रहे हैं, कोई बुक्स है या कोई भी चीज है जो विजुअल फॉर्म में है, तो आपको इन्फॉर्मेशन किस फॉर्म में मिल रही, विजुअल फॉर्म में। एक हो गया विजुअलिटी। फिर इसी तरह से ऑडियो फॉर्म में होगा, दो चीजें हो गई, ऑडियो विजुअल, शुरुआत में एक में ही था। तीसरी आ जाती है, हो सकता है आपको सिंबल के रूप में इंफॉर्मेशन मिले, सिंबॉलिक हो, ध्यान देना। विजुअल आपको कंटेंट में ये चीजें हैं, विजुअल हो सकता है, ऑडियो हो सकता है, सिंबॉलिक हो सकता है। आप साइन लैंग्वेज का अगर यूज करें, भाई कुछ बच्चे हैं जो स्पेशल बच्चे हमारे होते हैं, वो क्या करते हैं, साइन लैंग्वेज यूज करते हैं ना, तो उनकी कम्युनिकेशन तो उसी से होती है। पर यहाँ पे इंफॉर्मेशन भी आपके तो साइन लैंग्वेज हो सकती है। चलो आगे आते हैं, वर्बल, आप भाषा का यूज कर सकते हो, या लास्ट में बिहेवियरल। तो ये 5 एलिमेंट इन्होंने कंटेंट में बताए, और मैंने कंटेंट बता दिया है कि कंटेंट का मतलब ये होता है कि आपको इंफॉर्मेशन किस रूप में मिल रही है, जिसको आपको आगे क्या करना है, प्रोसेस करना है, ऑपरेशन यानी संक्रिया में यूज करना है।
तो कंटेंट 5 हो गए। तो यहाँ पे कुल एलिमेंट हमारे पास कितने हैं? 5। अब यही से फिर ये थ्योरी जो होती है आगे बनती है, जिसके एलिमेंट्स आते हैं। अब हम ऑपरेशन क्या होता है, जैसे मैंने वहां पे इनपुट आउटपुट और सॉरी इनपुट प्रोसेस आउटपुट का कॉन्सेप्ट समझाया था। तो जो प्रोसेस क्या होता है, किसी चीज को करने का माध्यम था, कैसे कर रहा हूं मैं। तो यहाँ पे वही काम ऑपरेशन करता है। और ऑपरेशन क्या करता है कि यहाँ पे हमारा काम कहाँ से जुड़ा है, क्योंकि हम इंटेलिजेंसी पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है हम मेंटल प्रोसेस करेंगे। हम अपने मन में ही सारी चीजों का कैलकुलेशन, हर चीज का जोड़ घटाना, जो भी हमें करना है, रीजनिंग करना है, लॉजिकल करना है, तर्क करना है, क्या करना है, वो हम अपने मन के ही द्वारा करेंगे। चलो ठीक है। अब इसमें भी एलिमेंट आते हैं, तो इसके 6 होते हैं। जैसे सबसे पहला संज्ञान होता है, कॉग्निटिव। सेकंड पे क्या रख देते हैं हम? मेमोरी रिकॉर्डिंग, स्मृति अभिलेखन, मेमोरी रिकॉर्डिंग। सबसे पहले आपके ज्ञान में कोई चीज आ रही, फिर आप उसको स्टोर कर पा रहे हो अपने स्मृति में, सॉरी एनकोडिंग कर रहे हो जानकारी को। यहाँ पे मेमोरी रिकॉर्डिंग क्या होता है कि आप जानकारी को एनकोड करते हो। इसके बाद आता है मेमोरी रिटेंशन, कि अब जो आपको सूचना मिलेगी, मेमोरी रिटेंशन में क्या होगा कि जो आपको सूचना मिलने वाली है उसको याद करने की क्षमता, एक तरह से कह सकते हो कि आप रिकॉल कर पाते हो या नहीं। तो अभी देखो यहाँ पे कितने एलिमेंट हो गए? 3 एलिमेंट हो गए। कौन सा हो गया? कॉग्निटिव हो गया, मेमोरी रिकॉर्डिंग हो गई, मेमोरी रिटेंशन हो गया। उसके बाद आ जाती है थिंकिंग। और शुरुआत समय में अभी ध्यान देना, मैं इसको यहाँ पे थिंकिंग लिख दे रहा हूँ पहले। ये जो थिंकिंग थी ये सिंपल थी, इसीलिए शुरुआती समय में इसमें सिर्फ 5 थे। बाद में 6 होने का कारण था कि थिंकिंग को 2 हिस्सों में तोड़ दिया गया। एक ट्रेडिशनल थिंकिंग हो गई, या इसको हम बोल देते हैं कन्वर्जेंट थिंकिंग, कन्वर्जेंट थिंकिंग। और एक हो जाती है डाइवर्जेंट थिंकिंग। तो जो कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है उसे हम परंपरागत चिंतन कहते हैं, कि हम ट्रेडिशनल तरीके से, ऐसे समझ लो कोई चीज हम जो नियम चला आ रहा है उसी नियम को फॉलो करते जा रहे हैं, उसे हम बोलते हैं कन्वर्जेंट थिंकिंग। या एक ऐसी थिंकिंग कि हम एक नया चीज कर दें, कोई काम कर रहे हैं पुराने ही तरीके से, जैसे पहले ऐसे समझ लो हम कुएं से हमेशा सब लोग पानी निकालते थे कि बाल्टी में रस्सी बांधा, झुक के निकाल लिए। फिर कोई एक ठो होशियार व्यक्ति आया, उसने क्या किया, गड़ारी लगाया, 2 खंबे बांधे, उसमें से एक राड फंसाया, बीच में गड़ारी डाल दिया और कहा अब रस्सी से खींचो। पानी हम तब भी निकाल रहे हैं, पर अब तरीका बदल गया और मेहनत कम हो गई, और रिस्क भी नहीं हो गया कि अब हम कुएं में गिर जाएंगे। अगर हमने ज्यादा वजन नहीं डाल दिया तो ये भी डर नहीं रहेगा कि हम कुएं में गिर जाएंगे। तो वही होती है डाइवर्जेंट थिंकिंग। तो इसीलिए यहाँ पे जब पहले 5 थे तो 6 हो गए। तब देखो कितने एलिमेंट हो गए? कॉग्निटिव हो गया, मेमोरी रिकॉर्डिंग, मेमोरी रिटेंशन, कन्वर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग, और एक एलिमेंट बच रहा है इवेल्युएशन। तो लास्ट में हम किसी चीज का मूल्यांकन करते हैं। तो ये चीज होती है कितने, ये 6 पार्ट आते हैं किसके? ऑपरेशन के। तो अब कितने एलिमेंट हो गए हमारे? उधर 5 है, यहाँ पे हो गए 6। 6 मल्टीप्लाई 5 कर दो, कितना हो जाएंगे? 30 हो गए। अब इसके बाद क्या बचा? प्रोडक्ट के। चलो ऊपर की थ्योरी हटाता हूँ, प्रोडक्ट को ऊपर लिख देता हूँ, नहीं तो नीचे तक क्लियर आएगा नहीं। ठीक, तो प्रोडक्ट में देख लेते हैं हम लोग क्या क्या चीजें आएंगी। प्रोडक्ट में भी कुछ चीजें हैं। हाँ, अब देखो प्रोडक्ट में होता क्या है कि जैसे हमारे पास पहले कंटेंट था, कंटेंट के थ्रू हमारी इंफॉर्मेशन का एक रूप था कि वो विजुअल फॉर्म में है, ऑडियो फॉर्म में है, वर्बल है, सिंबॉलिक है, बिहेवियरल क्या है, इसको मिली, हमें इंफॉर्मेशन एक फॉर्म में मिली। फिर उस इंफॉर्मेशन का हमने ऑपरेशन किया, यानी संक्रिया, वो थिएटर वाला ऑपरेशन मत समझ लेना जो डॉक्टर करते हैं, यहाँ मेंटल प्रोसेस की बात की जा रही है। हमने उसको कॉग्निटिव में लिया कि मेमोरी रिकॉर्डिंग की, रिटेंशन किया कि हमने उसको कन्वर्जेंट थिंकिंग यूज करके यूज किया, या डाइवर्जेंट, और लास्ट में इवेल्युएशन। तो जो हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट होता है, इसको यहां तक में रख देते हैं, आ जाएगा। अब ऑपरेशन के द्वारा जो रिजल्ट निकलेगा, परिणाम, किसके द्वारा? ऑपरेशन के द्वारा। हमने इनपुट किया, भाई साहब ने प्रोसेस किया, अब जो रिजल्ट निकलेगा वही रिजल्ट हमारा बनता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में कितनी चीज आती है? यूनिट्स। पहली यूनिट, ये आपने जो चीजें दी हैं, इकाइयां,
अब ये क्या हो सकती हैं? खंडित हो सकती हैं, टुकड़ों में हो सकती हैं। ये यूनिट्स की बात कर रहा हूं, ठीक है, जिसका उपयोग हम अपने अकॉर्डिंग करेंगे। फिर आता है यूनिट के बाद क्लास। अब क्लास में क्या होगा, इसको हम लोग वर्ग बोलेंगे, कक्षा नहीं बोलेंगे, ध्यान देना, वर्ग के लिए हम यहाँ पे क्लास वर्ड यूज कर रहे हैं। इसमें क्या होगा कि अब ये क्या होता है, जो इकाइयों का जो समूह होता है, यानी यूनिट्स का जो ग्रुप होगा, यूनिट्स ग्रुप, उसी को हम बोलते हैं क्लास। मतलब देखो यहाँ पे यूनिट क्या था, सिंगल होते हैं, और जब उन्हीं को हम कंबाइन कर देते हैं कई, तो उससे बन जाएगा क्लास। क्लास के बाद क्या आएगा, संबंध आएगा, रिलेशन। अब रिलेशन क्या होता है, यह इकाइयों का समूह होगा, यानी यूनिट होगा, जो विपरीत रूप से या सहसंबंध श्रृंखला से जुड़ेंगे, यानी तब अब यहीं से संबंधित चलेगा। ये क्या होंगे कि ये एक दूसरे से कोरिलेटेड, टूटी टूटी इंफॉर्मेशन है, या तो वो कोरिलेटेड होंगे एक दूसरे से, या विपरीत रूप से ही जुड़े होंगे, पर वो उनमें कोई ना कोई जुड़ाव होगा। तो तीन चीजें हो गई हमारे पास, यूनिट्स, क्लास और रिलेशन। चौथी चीज इसमें क्या है, सिस्टम। सिस्टम मत फाड़ देना तुम लोग, ये सिस्टम फाड़ देंगे। यहाँ पे सिस्टम का मतलब है यह कई संबंधों से बनेगा। अब क्या होता है, सिस्टम का मतलब होता है यहाँ पे व्यवस्था से होता है, और व्यवस्था में क्या होता है कि चीजों को आप ऑर्गेनाइज तरीके से रखते हैं। तो वही चीज होता है कि अब जो आपके रिलेशन यहाँ बने, उनको एक सिस्टमेटिक वे में रखा जाएगा, ऐसे खुला नहीं छोड़ दिया जाएगा। देखो यूनिट अकेला था, वो अपनी मर्जी से था, ठीक है, मैं तो अकेला हूँ। फिर उसका जो ग्रुप्स बना तो क्लास आया, फिर जो इसके रिलेशन से बने तो ये आया, और उसके बाद जब इनका भी मल्टीपल हो गए हैं तो क्या किया कि मैंने एक ऑर्गेनाइज तरीके से, एक सिस्टमेटिक तरीके से रख दिया। और लास्ट में क्या आता है, ट्रांसफॉर्मेशन। अब ट्रांसफॉर्मेशन क्या करता है कि अब इन चीजों के आधार पे आप अपने ज्ञान, अपने दृष्टिकोण, अपने नॉलेज में क्या करेंगे, चेंज करेंगे, कि जहां पे जैसी नीड होगी, हो सकता है आपको ऐसा जरूरत करेंगे, या आपको जरूरत है अपने विचार बदलने की, तो आप उनको बदलेंगे। और लास्ट में आता है इम्प्लीकेशन, निहितार्थ है। तो यहाँ पे भी अब कितने एलिमेंट हो गए, प्रोडक्ट के भी 6 हो गए हैं। तो अब इसको अगर हम कंबाइन कर दें तो 5 गुणते 6 गुणते 6, तो 6 पंचे 30, छक्का 180 एलिमेंट हैं। तो जो लेटेस्ट थ्योरी चल रही है, कुछ बुक्स में आपको 120 ही मिलेगा, जो पुरानी थ्योरी है, जैसे कुछ बुक्स क्या है, अपडेट होके नहीं आई हैं, तो उनमें आपको पुराना मिलेगा, 120 मिलेगा। कुछ में आपको 150 मिलेगा, कुछ 180 तक जाएंगे। और मैंने नेट इसीलिए दोनों बता दिया कि 150 कब था, 180 कब था, 120 कब था। एग्जाम में अगर पूछा जाएगा कि मूल थ्योरी में कितने एलिमेंट थे, तो आपको 120 बताना है, संशोधन करके कितने हुए, 150। ऑप्शन में अगर 180 नहीं रहेगा तो नहीं लगाना है, और ऑप्शन में 150 नहीं 180 है तो 180 सही होगा। 160, 170, 130 कभी भी इसके राइट आंसर नहीं होंगे, ध्यान देना। तब हम बात कर लेते हैं इम्प्लीकेशन के। अब इम्प्लीकेशन में क्या होता है, हमने यहाँ पे क्या किया, ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया अपने इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग कि हमें किस रूप में यूज करना है, ये तो हमने सीख लिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि जो भी हमारे पास करंट नॉलेज है, मौजूदा जानकारी के आधार पर हम कोई उम्मीद कर सकते हैं, कोई कंक्लूजन दे सकते हैं, या कोई रिजल्ट दे सकते हैं। बाकी चीजें मैंने इसमें बता ही दी। हाँ, और ये जो संशोधन थ्योरी आई थी 1897 से 1980 के बीच में, जेपी गिलफोर्ड का डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ की टाइम है, तो ये प्रॉपर थ्योरी है। पीडीएफ में दे ही दूंगा, जिससे कि कोई डाउट ना हो। बाकी आप चाहे जो बुक पढ़ेंगे, चाहे वो एसपी गुप्ता हो, एसके मंगल हो, एके सिंह हो, या आप कोई फॉरेन राइटर की पढ़ते हैं तो वो और अच्छी चीज है। हिंदी में पढ़ते हैं तो वो क्या होता है कि हिंदी की जो बुक्स होती हैं वो ओरिजिनल टेक्स्ट बुक नहीं होती है, वो क्या होती है, इंस्पायर होती हैं, या तो कॉपीड होती हैं, या ट्रांसलेटेड वर्जन में होती हैं, बट वो एक्चुअल बुक्स नहीं होती हैं। अगर कभी भी किसी थ्योरी में डाउट हो तो उसका ना एक्चुअल फॉर्म पढ़ने के लिए या तो वो बुक पढ़िए, क्योंकि प्रॉब्लली बहुत कॉस्टली है। अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में जुड़े हैं तो कोशिश करिए कि वो अगर इंग्लिश फॉर्म में बुक्स हों। जैसे कुछ लोग रिसर्च की बुक पढ़ते हैं तो नॉर्मली जॉन डब्ल्यू वेस्ट प्रेफर करते हैं, या क्रसवेल की करते हैं, क्योंकि होता क्या है कि मूल बुक उसे कही जाती है कि जो एक्चुअल में उस थ्योरी के लिए फाउंड की गई। जैसे
कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी भी इसी में आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, मैं यही इंटेलिजेंसी के चैप्टर में ही पढ़ा दूंगा। तो होता क्या है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो थ्योरी दिया है वो दी गई है जीन पियाजे द्वारा। तो जो इसके एक्चुअल टेक्स्ट बुक कही जाएगी तो वो जीन पियाजे के द्वारा जो लिखी गई है वो एक्चुअल टेक्स्ट बुक है। उसके बाद जितनी भी बुक्स हैं या तो उन्होंने उनका रेफरेंस लेके लिखा है या तो उनका कॉपी किया है, तो इसीलिए उनको टेक्स्ट बुक नहीं कहा जाता। ये बुक है बट वो टेक्स्ट बुक नहीं है। और जितने भी लोग इसको देख रहे हो, यहाँ तक पहुंचे हो, पूरा वीडियो देखा है, तो मैं जरूर कहूंगा कि वीडियो को यार लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो ज्यादा से ज्यादा। प्रॉपर वर्क लगता है एक भी क्लास बनाने के लिए। क्लास आपको 10 से 15 या 20 मिनट की दिखती है, पर एक क्लास का मैटर इस शब्दों में रखना और उसको ऐसे फॉर्म में रखना कि आपको समझ में आ जाए, और लिखना टाइम टेकिंग लगता है। वो ऐसा नहीं कि मुझे हर चीज रटी होती है, मुझे भी देखना पड़ता है। देखो अगर मोटा मोटा कोई चीज समझाना हो तो नियरली हर चीज आ रही होती है, कि कुछ भी पूछ लोगे तो मोटा मोटा तो बता ही दूंगा, ऐसा नहीं कि फंस जाऊंगा। पर जब डिटेल में देने की बात आती है तो मुझे भी मैटर तैयार करना पड़ता है। इवन डिटेल में किसी का कभी नहीं तैयार होगा, उसका हो सकता है कोई एक पर्टिकुलर एरिया तैयार हो उसका, जैसे किसी का रिसर्च होगा, किसी का साइकोलॉजी होगा, किसी का फिलोसफी होगा, किसी का इंक्लूसिव एजुकेशन, किसी का कैरिकुलम, अलग अलग चीजें हैं। बट जब आप इस तरह पढ़ाने की बात करेंगे तो सभी हेल्प लेते हैं। और अगर इसका सबसे अच्छा एग्जांपल दूं तो जो लोग टेक्नोलॉजी हायर लेवल पे यूज कर रहे हैं, मतलब जिनके पास स्मार्ट बोर्ड है, वो क्या कर रहे हैं भाई, आपके सामने पूरा पीडीएफ खोल के तो पढ़ा रहे हैं। आपको लग रहा है वो बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो मैं उनके पढ़ाने पे नहीं सवाल उठा रहा हूँ, बट कोशिश करिए कि इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर सब्सक्राइब करिए। मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए ही है, और आप लोगों से ही है। आप लोग देखेंगे नहीं तो कोई काम ही नहीं होना है। तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर सब्सक्राइब करिए, और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।